इंसान इज डिजाइन टू ईट टिल सनसेट। कि अगर सिर्फ एक चीज कर लें इस पॉडकास्ट के थ्रू, सिर्फ मेक ओनली वन चेंज, डोंट ईट आफ्टर सनसेट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्या खाना है क्या नहीं खाना, वो भी नहीं बोल रहा। सूर्यास्त हो गया नहीं खाना। कोविड में आप बहुत स्टॉन्चली कि आपने एकदम से बोल दिया था कि कोविड इज नॉट दैट ह्यूज जितना बनाया जा रहा है। पहले तो कोई वेव था ही नहीं। याद कीजिए 2020 जनवरी का महीना था, टीवी में आपने वुहान का कुछ वीडियोस देखने लगे। जिनकी उम्र जितनी भी है, याद कीजिए पूरे अपने लाइफ में कभी भी चाइना के अंदर क्या हो रहा है उसका एक भी आपने कभी सीन देखा अपनी टीवी में? चाइना में गूगल है क्या? उसमें फेसबुक है क्या? उसमें व्हाट्सएप है क्या? चाइना एक क्लोज कंट्री है, उसके अंदर क्या चल रहा है, क्या घपला चल रहा है, वो दुनिया को नहीं बताती। उससे आपका माइंड मेकअप कर रहे हैं कि ये एक नई बीमारी आ रही है, तो वो एक टीवी में जैसे मान लो एक मूवी देख रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं, लेकिन मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि भाई ऐसा आपके साथ भी होने वाला है। एलोपैथी को लेना चाहिए। एलोपैथी में एक बार जब कोई चीज टेस्ट कराते हुए उसी से पता चलता था, तो सीधे डॉक्टर की बात मानी जाए या फिर डीआईपी डाइट करनी चाहिए? देखिए बड़े क्लियर शब्दों में बोलता हूँ, डॉक्टर की बात कहीं मत मानिए, एलोपैथिक डॉक्टर। और अगर कोई एलोपैथिक डॉक्टर सुन रहे हैं तो मैं तो एक चैलेंज दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कोई भी एक एलोपैथी दवाई आप मुझे दिखा दो, कोई भी एक बोल रहा हूँ जिससे कोई भी एक बीमारी पूरी नहीं थोड़ी बहुत ठीक होती है, ऐसा कोई एविडेंस अगर है या ऐसा कोई इंसान है जो ठीक हो गया उस दवाई से, तो आप दिखा दो। Greetings, ladies and gentlemen. My name is Aditya Vikram Singh, and this is the Plurals. Today, we have an eminent personality with us. We have a celebrated and published book author. We have a nutritionist, a very well-spoken author, a very well-spoken orator, and a very well personality in himself. We have today Dr. Vishwaroop Chaudhary. Thank you so much, sir, for joining us. No, Aditya. Thank you. Thank you so much, sir. Sir, first of all, this is a very big obligation for me, for young audiences like us. This podcast, I'll tell you about it. ये सब 25 साल से कम एज के लोगों के लिए असल में हम बताना चाहते हैं उनको कि इंस्टेड ऑफ लाइक नाइट लाइफ में अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए, बिकॉज आप जानते हैं नाइट आउल्स एंड एवरीथिंग विद अस इन दिल्ली, एनसीआर, इन मुंबई, इन एवरी मेट्रोपॉलिटन सिटी, एक लाइफ अलग तरीके की बन गई है। जैसे हमारे पेरेंट्स, जैसे आपने भी देखा होगा, जैसे हमारे ग्रैंडफादर्स जीते थे, उस हिसाब से सर आज के टाइम पे व्हेन देयर इज नो कॉग्निटिव क्लॉक फंक्शन, देयर इज नो ब्रेन साइकिलिंग की जो बात होती है, जैसे आप बताते हैं, तो हम इस चीज के बारे में लोगों के में एक आइडियोलॉजी, एक असल में एक विजडम क्रिएट करना चाह रहे हैं कि हम लोग जो कर रहे हैं वो आने वाले टाइम में सही नहीं होगा। देयर इज सम फंक्शनिंग जो कि बहुत एक इवोल्यूशन के साथ हमारे बॉडी में आई है, और उसमें अगर हम एकदम से इतनी जल्दी कोई चेंज लेके आएंगे तो इट विल नॉट बी फ्रूटफुल फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। सो विद दिस सर, आई वुड लाइक टू हैव द फर्स्ट question, that is DIP diet, because that is one of the most questions whenever I research about you. The first thing that I come to cater is DIP diet. I have a very small formulation about DIP diet because my father also tells me a lot about it, and he always tells me कि मनु, my घर का नाम is मनु, तो वो कहते हैं कि DIP डाइट करो, सब सही हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से सर DIP डाइट आप बताइएगा क्या सही है, उसमें क्या गलत है। So in the start you have to eat fruits, like until 12 AM. उसमें फ्रूट में है इनटू आपका जो बॉडी वेट है इनटू उसमें आपको 10 करना है अलॉन्ग विद दैट। उसके बाद फिर आप वेजिटेबल्स खाते हैं विद योर फर्स्ट मील, और उसके बाद फिर आप कोई भी अपना जो नॉर्मल कार्ब्स, फाइबर एंड थिंग्स लाइक दैट कुक्ड मील वो खाते हैं। फिर उसके बाद हुंजा टी मेरे आपकी बहुत ज्यादा फेमस है, वो मैंने सुनी सर। और उसके बाद फिर डिनर में भी हमें सेम ये चीज करनी है विद वेजीज एंड। इसमें सर दो चीजें जो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, फर्स्ट ऑफ ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स, बिल्कुल आपने मना करा है कि डेयरी प्रोडक्ट्स हमें बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, और साथ में ही कोई भी टाइप की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज लाइक सम पीपल डू इंडल्ज इन अल्कोहल एंड स्मोकिंग, वो बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट सर, लाइक हाउ ऑफन डू यू सी रिजल्ट्स अबाउट इट? इसमें आपने आदित्य अपने कई सारे सवाल पूछ लिए अपने एक सवाल में। टू स्टार्ट विद, जो आपने इनिशियली बोला कि आजकल का जो यंगस्टर का लाइफस्टाइल है वहीं से शुरू करते हैं। आप देखेंगे कोई भी एनिमल है, जानवर है, पक्षी है, वो एक पर्टिकुलर टाइम जोन में ही खाना खाता है। आप अगर आधी रात को अगर आप किचन में जाते हैं पानी पीने के लिए, नींद खुल जाती है, प्यास लगती है, तो आपको चूहे की कुतरने की आवाज आएगी। चूहे इज डिजाइंड टू ईट व्हेन द सन इज ऑलरेडी सेट, राइट, रात को खाने के लिए। नॉक्टर्नल एनिमल है, दिन में नहीं खाएगा। अगर आप बांध के रखेंगे उसको, रोक कहीं कैद कर देंगे फिर तो कभी भी खाएगा, बट नॉर्मली नहीं। इंसान इज डिजाइन टू ईट टिल सनसेट, राइट। जो मैंने अभी बोला पिछले 10 सेकंड में, कि अगर सिर्फ एक चीज कर लें इस पॉडकास्ट के थ्रू, सिर्फ मेक ओनली वन चेंज, डोंट ईट आफ्टर सनसेट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्या खाना है क्या नहीं खाना, वो भी नहीं बोल रहा हूँ कितना खाना है कब खाना है, सिर्फ सूर्यास्त हो गया नहीं खाना है। द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग इट,
ऑटोमेटिकली आपका जो लोग मोटे हैं वो पतले होने लगेंगे, जो जिनका ब्लड शुगर ज़्यादा रहता है कम होने लगेगा, जिनकी हार्ट पैल्पिटेशन होती है वो ठीक होने लगेगा, जिनमें ट्यूमरस ग्रोथ है वो ठीक होने लगेगा, जिनकी हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है कैंसर वगैरह में वो ठीक होने लगेगा. सो जस्ट वन स्मॉल चेंज. अब इसका कॉन्ट्रारी इसका कर लो, द वे जो आप बता भी रहे हैं नाइट लाइफ वगैरह, तो दैट इज सो डिस्ट्रक्टिंग. ये नाइट लाइफ यानी कि जो हमारा टाइम जोन है उसके बियॉन्ड हम कर रहे हैं, तभी वो नाइट लाइफ है. नाइट लाइफ में जो भी करना है करो विदाउट ईटिंग एनीथिंग. यू कैन ड्रिंक वाटर, दैट्स ऑल. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग जो आपने पॉइंट आउट किया. कमिंग टू द DIP डाइट. DIP डाइट सिंपली मीन्स दैट टिल 12 noon यू हैव टू बी ऑन फ्रूट्स 12 बजे तक. राइट, आपका बॉडी वेट अगर 70 kg है मान लो, इंटू 10 700 मेक इट ग्राम, 700 ग्राम कम से कम खाना है. एंड लंच और डिनर में भी टोटल 700 ग्राम वेजिटेबल खाना है, डिवाइड बाई 2 कर लें, 350 ग्राम लंच में, 350 ग्राम डिनर में. वी हैव सीन द मोमेंट द पीपल एंड द पेशेंट दे डू इट, विद द फर्स्ट 3 days उनका ब्लड शुगर नीचे इतना आता है उन्हें दवाई छोड़नी पड़ती है. विद द फर्स्ट 7 days उनका ब्लड प्रेशर ऐसे नीचे आने लगता है कि ब्लड प्रेशर दवाई छोड़ने की मजबूरी हो जाती है. विद इन 1 month दे स्टार्ट लूजिंग अबाउट 10% ऑफ द वेट फॉर द पीपल हु आर फैट. राइट, सो बाय 1 month to 3 months थायराइड उनका गायब हो जाता है. थायराइड की जो गोली उसकी आवश्यकता बंद हो जाती है, बल्कि ना लेना मजबूरी हो जाती है. सो दिस काइंड ऑफ ड्रामेटिक चेंज वी हैव सीन. आपने जो पॉइंट आउट किया अबाउट द डेयरी प्रोडक्ट, उसको ऐसे रिलेट करो आप. आई से नो एनिमल फूड. जो भी चीज़ जानवरों से आ रहा है उसको नहीं लेना है. उसके कई सारे मायने हैं उसके. वी आर डिजाइन टू ईट प्लांट्स, उसको भी एक बार को छोड़ दो. आज के टाइम में अभी आप आ रहे हो रास्ते से और ग्रेटर नोएडा से एज यू सेड, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनको पता है कि अभी जो हीट वेव चल रहे हैं वो पिछले 2000 साल में कभी ऐसा हुआ नहीं. और हर साल आप महसूस करते होंगे गर्मी और बढ़ती जा रही है. तो ये इसमें 40% कारण सिर्फ एक है, बिकॉज ह्यूमंस ईट एनिमल्स. राइट, एक इंसान 800 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी अर्थ की. एक इंसान ऑन एवरेज अपने 1 साल में लगभग एक भैंस जितना मीट खा लेता है. सब लोग तो मीट खाते नहीं है, लेकिन जितने लोग खाते हैं वो इतना कंजम्पशन हो जाता है. इतना इसका मतलब कि हर साल इतने जानवरों को मारते भी होंगे या पैदा भी करते होंगे, तभी तो खाएंगे लगातार. जब आप जैसे अभी सांसें ले रहे हैं, CO2 निकल रहा है, आपके पेट में खाना हजम हो रहा है, मीथेन निकल रहा है, ये दोनों एटमॉस्फेयर को गर्म करता है. तो जितने ज़्यादा मनुष्य होंगे या जितने ज़्यादा एनिमल्स होंगे उतना ग्लोबल हीटिंग बढ़ता जाएगा. इंसान को हम कम कर नहीं सकते, एनिमल्स को कम कर सकते हैं. जो चीज़ हमारे बॉडी के लिए अच्छा है वही चीज़ इस अर्थ के लिए भी अच्छा है, और वही चीज़ बाकी एनिमल लाइफ स्टॉक के लिए भी अच्छा है. उनकी एक पेनफुल लाइफ अगर आप कभी देखें, जो लोग मुझे सुन रहे हैं और अगर वो बोलते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट पीना चाहिए और मीट खाना चाहिए, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, एक दिन आप किसी स्लॉटर हाउस में चले जाओ, उसके बाद से आपका खाना बंद हो जाएगा. एक दिन चले जाओ. राइट, नंबर 1. नंबर 2, डेयरी प्रोडक्ट, एक दिन आप देखो से उस जानवरों का बिहेवियर क्या है. आप उसके बछड़े को छुड़ा रहे हो, उसका हक छीन के तब वो दूध आप पी रहे हो. राइट, तो एथिकली तो ठीक है नहीं, बट बॉडी वाइज भी वो ठीक नहीं है. और उसका प्रूफ ये है, 3 दिन में प्रूफ आएगा. व्हाट हैव वी जस्ट टॉक्ड अबाउट द DIP डाइट. DIP डाइट तो अब इतना पॉपुलर है कि आप गूगल में सर्च करेंगे मिल जाएगा. इफ यू डू इट फॉर 3 days, 3 दिन के अंदर आपको उसका रिजल्ट दिखने लगेगा. सो आई चैलेंज एवरीबडी जो मुझे सुन रहे हैं, जस्ट फॉर 3 days, 3 दिन. हमारे 20 हॉस्पिटल है पूरे देश में, बाहर भी हैं 2-3 हॉस्पिटल है, मलेशिया में, वियतनाम में, नेपाल में. 3 दिन का कैंप में हम रखते हैं और DIP डाइट देते हैं. तो वो हैरान हो जाते हैं कि भाई ये मेरा ग्लूकोमीटर खराब हो गया क्या, मेरा BP का मॉनिटर ठीक नहीं चल रहा क्या. तो इतने ड्रास्टिक चेंज अगर 3 दिन में आ सकते हैं, अब बोलो कोई 3 महीने करेगा तो क्या होगा, 3 साल करेगा तो क्या होगा. सो व्हाट इज गुड फॉर योर हेल्थ इज गुड फॉर द मदर अर्थ ऑल्सो. राइट, तो सारी चीज इंटरकनेक्टेड है. इफ यू ब्रेक द लॉ ऑफ द नेचर, तो नेचर इज गोइंग टू पनिश यू. अब वो माहौल हो गया है कि आप बिना AC की गाड़ी नहीं चला सकते. याद कीजिए, आप तब शायद पैदा नहीं हुए थे, आज से ज़्यादा नहीं 20-25 साल पहले गाड़ियों में AC होती नहीं थी. अगर किसी गाड़ी में AC है तो लिखा रहता था AC गाड़ी है ये, है ना, एक टाइम ऐसा था. लेकिन आप कोई इमेजिन कर सकता है बिना AC की गाड़ी चला ले इस मौसम में, नहीं सोच सकता. तो आप देखेंगे एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. सो टू स्टार्ट विद, यू स्टार्ट विद योरसेल्फ. चेंज द डाइट.
यूएन का जो अभी पिछले कुछ सालों से यही मुहिम चल रहा है कि लोगों को वेजिटेरियन बना दिया जाए, और हम तो वेजिटेरियन की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वीगन की। व्हेन यू ईट इन रॉ, राइट, एंड व्हेन यू स्टॉप द डेयरी प्रोडक्ट रॉ वीगन, राइट, तो बॉडी की जो स्पीड ऑफ रिकवरी इट बिकम्स वेरी वेरी फास्ट। जो अर्थराइटिस के पेशेंट जो लोग मुझे सुन रहे हैं, इट टेक्स 21 डेज, उनके जॉइंट पेन गायब हो जाते हैं। 21 डेज, 3 हफ्ते, राइट। अदरवाइज आप जिंदगी भर दवाई ले रहे हैं, देख ही रहे हैं आप, है ना। तो कई सारे रिप्रिकॉशन है बाई जस्ट चेंजिंग द डाइट। जो DIP डाइट की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो भारत सरकार हो, आयुष मिनिस्ट्री, नेपाल सरकार हो, हेल्थ मिनिस्ट्री, मलेशिया, लिंकन यूनिवर्सिटी, द बिग यूनिवर्सिटी, सब जगह इसके क्लिनिकल ट्रायल भी हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि वो हवा में बात है। When we started it about 14 years back, propagating the DIP diet, तब क्लिनिकल ट्रायल नहीं थे, लेकिन लाखों लोगों को रिजल्ट मिलने लगे। तो जब रिजल्ट मिलता तो then the institution they become alert and they try to do the clinical trial to see the efficacy of the food or the drug whatever। तो अब तो क्लिनिकली प्रूवन है, और मैं तो बोलता हूँ प्रूफ छोड़िए, आप 3 दिन करके देखिए। जो लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो इसका बेनिफिट लेने के लिए start for 3 days and see the result, and if the result is there then you can prolong it। Absolutely. So, along with this question, one thing that I understood from you कि there is like हमें बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रोग्राम करा जा रहा है that you should be eating meat or dairy products to understand to get protein or minerals or vitamins। जैसे not in India but whenever we go abroad हमें हमेशा ये चीज़ होता है कि if you eat beef तो उसमें आपको ज़्यादा क्रोमियम, मिनरल्स और ये सब चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी। वैसे मतलब सर दूसरी तरफ से हम जब देखते हैं, आई ऑल्सो रेड अबाउट इट कि जब हम किडनी या फिर लिवर फंक्शनिंग के हिसाब से देख रहे हैं तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हम लोग यूजुअली खाते रहते हैं और वो असल में हमें बहुत धीरे करके बहुत जल्दी बीमार करने को तैयार है। तो इसमें सर कैसे कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स या फिर हम फूड्स हैं जो कि डेली हम यूज कर रहे हैं एज यूथ, जो कि आपको लगता है कि बिल्कुल ही खराब है? मतलब देखिए, टू स्टार्ट विद, जैसा आपने बताया अभी कि इस तरह का प्रोग्रामिंग की गई या एजुकेशन दिया गया कि हाई प्रोटीन डाइट फॉर एग्जांपल, ऐसे डाइट जिसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम हो, बहुत ज़्यादा कार्ब हो, तो जिससे बॉडी बनेगी, जो कि एनिमल में मिलता है, इस तरह का कुछ ना हो, या डेयरी में मिलता है। तो टेक इट दिस वे, मैं तो लोगों से ऐसा बोलता हूँ कि आपको मान लो हाई प्रोटीन डाइट चाहिए, तो जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस चीज़ में है? आपके बालों में है। इट इज़ टोटली प्रोटीन। तो बालों को काट के आप फेंकते क्यों? आप उसका नूडल बना खा लो, तो आपको बिल्कुल प्रोटीन ही मिल जाएगा। ना तो इंसान ना कोई जानवर बालों को खाता है। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट हाई कैल्शियम फूड फॉर एग्जांपल, दुनिया में सबसे ज़्यादा कैल्शियम के नाखून में है। तो नाखून आप काटते रहते हो, उसको इकट्ठा कर लो, उसका पाउडर बना दो, फिर उसका दूध में या किसी चीज़ में घोल के पानी में पी जाओ, बट यू डोंट डू इट। आप बात करते हैं कि हाई कार्ब होना चाहिए, एनर्जी आएगी, तो जो लकड़ी है दैट इज द हाईएस्ट कार्ब इन वुड। कभी देखा किसी जानवर या इंसान ने कभी वो लकड़ी खाया हो या उसका पाउडर बना के उसको चटनी बना के पी लिया हो? क्योंकि ऑल्दो दे आर हाईएस्ट इन सर्टेन प्रोटीन, सर्टेन न्यूट्रिएंट, बट दे आर नॉट डाइजेस्टेबल, नॉट एब्जॉर्बेबल बाय द स्टमक, राइट। तो अगर हम डिफाइन करें कि कोई भी ऐसी चीज खा लो जिसमें हाईएस्ट कैल्शियम, हाईएस्ट प्रोटीन हो, तो दैट इज द इनकम्प्लीट डेफिनेशन। डेफिनेशन शुड बी हाईएस्ट कैल्शियम इन एब्जॉर्बेबल फॉर्म, हाईएस्ट प्रोटीन इन एब्जॉर्बेबल फॉर्म। वो प्रोटीन जो हाईएस्ट तो है लेकिन बॉडी जिसको यूटिलाइज भी कर पा रहा है, ना कि उसको ना तो उसको फेंक पा रही है, ना उसको स्टोर ना उसको यूटिलाइज कर पा रही है। दैट देन व्हाट द बॉडी डज, इट स्टोर्स इट। दैट कैल्शियम बिकम्स द स्टोन, राइट। वही प्रोटीन बन जाता है ब्लॉकेज, राइट। तो बॉडी में जो ब्लॉकेज बन रहा है, स्टोन बन रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? वो चीज जो बॉडी ना तो यूज कर पा रही है ना तो फेंक पा रही है, राइट। कमिंग टू द एनिमल एज यू पॉइंटेड आउट, आप सोचिए जरा, दुनिया के ताकतवर और बड़े एनिमल के नाम गधा है, घोड़ा है, हाथी है, भैंस गाय है। इनके अंदर हाईएस्ट कैल्शियम, प्रोटीन, कार्ब कहाँ से आता है? क्या ये बहुत सारा दूध पीते होंगे? डेफिनेटली नॉट। दे आर सर्वाइविंग ओनली ऑन प्लांट्स, राइट। आप देखेंगे इस दुनिया में प्लांट ईटर एनिमल्स आर द वन जो सबसे ज्यादा बड़े हैं, जो सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, जिनकी स्टेमिना सबसे ज्यादा है। एक शेर जो शिकार करने से पहले उसे पता है कि मैं 100 मीटर तक आगे दौड़ नहीं सकता, तो हरिन के बहुत क्लोज पहुंचता है, चुपके, और फिर एकदम से अटैक करता है। एक हरिन वो पूरा दिन भी दौड़ सकता है, राइट, बट एक शेर उसकी दौड़ने की लिमिट है। घोड़ा अगर वो दौड़ना उसको बांध कर रखे दौड़ाएंगे तो वो बीमार पड़ जाएगा उल्टा, राइट। तो उनके अंदर स्टेमिना, उनके अंदर जो एनर्जी है, उनके अंदर जो पावर है, हाथी की पावर पता है हमें, गधे की पावर पता है हमें,
वो सिर्फ प्लांट खा के तो आई है। इसका मतलब प्लांट के अंदर सब कुछ होगा। प्लांट के अंदर फॉर एग्जांपल आपने पूछा कैल्शियम की बात अगर करते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीव्स, हाईएस्ट प्रोटीन, हाईएस्ट कैल्शियम इन एब्जॉर्बेबल फॉर्म, नट्स, स्प्राउट्स, राइट, दैट इज हैविंग द ऑल काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट इन एब्जॉर्बेबल फॉर्म। एब्जॉर्बेबल फॉर्म को एक बीच में डाल दो तो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली प्लांट पे जाएगा, राइट, कि वो जो भी आप ले रहे हैं वो एब्जॉर्ब हो रहा है, ना कि बॉडी में स्टॉक हो रहा है, स्टोर हो रहा है, राइट। सो एंड इसके अलावा भी मैं ऐसे बोल रहा हूँ इसको, जो लोग जिम जाते हैं वो ये करके देख सकते हैं। जिम जाते हैं, जाहिर सी बात है आप प्रोटीन शेक लेते होंगे, आप बहुत सारा डेयरी प्रोडक्ट लेते होंगे। मेरे बोलने पे फॉर से 2 weeks यू बी ऑन अ DIP डाइट, काइंड ऑफ डाइट, जहाँ पे आपने प्रोटीन शेक भी नहीं लेना है, डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं लेना है, खूब सारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ईटिंग लाइक एन एलिफेंट। 21 दिन बाद अब आप अपने आप को कंपेयर करो, जितना वेट आप पहले उठाते थे क्या उससे ज्यादा वेट उठा पा रहे हैं? जितनी स्टेमिना पहले थी क्या उससे ज्यादा स्टेमिना है? होता क्या है कि यू बिकम लीन, आप लीन एंड स्ट्रांग बन जाते हैं, राइट। आप बल्कि नहीं रहेंगे इसमें, बट लीन एंड स्ट्रांग, दैट इज व्हाट इज नीडेड, राइट। आप कोई भी पहलवान ले लो, आप जिम में चले जाओ, जो आपको सबसे पहलवान लगे, प्रोटीन शेक पीता हो, उसे पकड़ो और राइट, और बोलो जरा 100 मीटर दौड़ के दिखाए, वो हाफ जाएगा बुरी तरह, दौड़ेगा ही नहीं। पहली बात तो करके देखना। वही वाला पहलवान अगर डिसाइड करे फॉर 21 days यू मेक ऑल दोस चेंजेस जो मैंने अभी बताया, अब देखना वो थोड़ा लीन दिखेगा, बट उसकी कैपेसिटी टू टेक द पावर, कैपेसिटी टू रन, इट विल इंक्रीज। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप चाहते क्या हैं। अगर तो आप बल्कि दिखना चाहते हैं दिखने के लिए, तब तो जो आप कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, बट एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग यू इल। आपने शायद किसी भी बॉडी बिल्डर की जो आखिरी लाइफ देखी नहीं है। जैसे बॉडी बिल्डर सुनते हैं, हमें आर्नोल्ड का दिमाग में आता है, हाँ, इस तरह के बहुत सारे हैं। उनकी लास्ट लाइफ आप देखेंगे तो बड़ा पैथेटिक होता है, राइट। दुनिया में वो ग्लैमर वो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, बट अगर उनकी जिंदगी में देखेंगे उनकी बीमारियां, राइट, वो खलील को देख लो, राइट, उनको भी अगर चलना हो तो 2 लोगों को लेके चलना पड़ता है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो दिस इज द प्रूफ कि अगर यू आर मेकिंग योरसेल्फ बल्कि एट द कॉस्ट ऑफ किलिंग योर बॉडी फ्रॉम इनसाइड, राइट, ट्यूमरस ग्रोथ होने लगते हैं। डेयरी प्रोडक्ट, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने 2019 में डेयरी प्रोडक्ट को पूरी तरह से फूड लिस्ट से हटा दिया, फूड लिस्ट से 2019 में। इवन 1986 से पहले भी डेयरी प्रोडक्ट वाज नॉट एज पार्ट ऑफ द फूड, बट द डेयरी इंडस्ट्री इज द बिग इंडस्ट्री। उन्होंने वो ग्लास को दोबारा से एक बार फिर वो जो ट्रायंगल एंड फूड चेन उसमें घुसा दिया, राइट। तो व्हाट वर्क्स ऑन यू और व्हाट डज नॉट वर्क ऑन यू इररिस्पेक्टिव ऑफ मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हो, आप एक बार ट्रायल करके देखो। मैं तो बोलता हूँ कि जिंदगी भर आपने डेयरी प्रोडक्ट लिया है तो अगर 2-4 दिन, 7 दिन, 10 दिन नहीं भी लेंगे तो कोई हड्डियां पिघल के तो जाने नहीं वाली। तो बल्कि इसलिए आप एक बार चैलेंज लेके देखो, चलो फॉर फ्यू डेज आई विल स्टॉप ऑल काइंड ऑफ एनिमल फूड एंड देन आई विल चेक माय स्टेमिना, देन आई विल चेक माय एंड्योरेंस एंड देन आई विल डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर अस टू एंड इट। दुनिया में ऐसे देश हैं, स्विट्जरलैंड है, डेनमार्क है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट बिकते हैं, राइट। वही ऐसे देश हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग हड्डियों की बीमारी से तड़पते हैं। दुनिया में 2 ऐसे देश हैं, थाईलैंड, वियतनाम, जहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं बट दे डोंट ईट और कंज्यूम। वहाँ पे हड्डी की बीमारी ना के बराबर है। आप में से बहुत लोग थाईलैंड गए हैं, वियतनाम गए हैं, वहाँ कभी नहीं देखेंगे कि हड्डी की बीमारी से लोग परेशान, कभी नहीं। ऑन द कॉन्ट्रेरी गो टू कोलकाता जहाँ का मैं हूँ, वहाँ पे आप देखेंगे एक दवाई की दुकान, एक मिठाई की दुकान, मिठाई मतलब पूरा डेयरी प्रोडक्ट। वहाँ पे आप खड़े हो जाओ बस स्टॉप में, हर इंसान आपको टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा, उंगलियां ऐसी होंगी, लंगड़ा के चल रहे होंगे, हर उम्र के। तो पूरे देश में कोलकाता में सबसे ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं लोग। और अगर तो डेयरी प्रोडक्ट से आपकी हड्डियां मजबूत होती तो वो लोग क्यों नहीं मजबूत हैं, ठीक है ना। पर्सनली इफ आई टॉक ऑफ मी, आपके तो पिताजी को पता है 20 साल पहले हम लोग जब साथ थे तो एनिमल फूड, चिकन, ये सब बहुत ज़्यादा हमने खाया मिलके। 20 साल हो गए मुझे डेयरी प्रोडक्ट छोड़े, एनिमल फूड छोड़े, 20 years, राइट। नाउ आई एम 51। मुझे नहीं लगता कि 25 साल की उम्र में मेरी जो एनर्जी थी उससे कम हुई है कुछ, बल्कि ज़्यादा ही हुई होगी, राइट। आई कैन वर्क मोर, आई कैन रन मोर, राइट। तो हर तरह से मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ, चाहे वो आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान की ज़िंदगी देख लो, चाहे आप खुद ट्राई करके देख लो, मेडिकल एविडेंस देख लो, तो आपको कहीं से कहीं तक ये नहीं कन्विंस हो सकते कि ये एक्सेप्ट जो आप अखबार में पढ़ते हो, स्पॉन्सर्ड न्यूज़, मिस एजुकेशन, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट। तो उसमें ज़रूर है, क्योंकि प्रोटीन का डिब्बा, राइट, या डेयरी प्रोडक्ट जो कि एक इंडस्ट्री है। केले के बारे में कोई नहीं बताएगा, राइट। आम के बारे में कोई नहीं बताएगा, उल्टा ये बताएगा आम मत खाओ, राइट। उल्टा ये बताएगा नारियल पानी मत पियो,
राइट। तो क्योंकि उसको बैक करने वाला कोई इंडस्ट्री नहीं है, वो बेचारा ऐसे ही लटका रहता है पेड़ में, है ना। तो इसको समझना होगा। समझने का बेस्ट तरीका है यू ट्राई ऑन योरसेल्फ फॉर फ्यू डेज एंड यू विल सी द चेंज। ट्रू सर, आई टोटली अंडरस्टैंड दिस। ऑल्सो अभी आपने जैसे बोला कि कोई बैकिंग इंडस्ट्री नहीं है, अनदर थिंग जिसकी एक बैकिंग इंडस्ट्री है दैट इज द डिजीजेज, जो कि यूजुअली सबको आजकल मतलब किसी ना किसी को कोई ना कोई डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कह दें या कोई भी पर्टिकुलर डिजीज कह दें, एन नंबर ऑफ पीपल, टाइप 1 डायबिटीज, थायराइड डिसऑर्डर और LFT KFT के कोई प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। आपको क्या लगता है सर कि इस पॉइंट में हम लोग को कैसे करके एलोपैथी को लेना चाहिए, और एलोपैथी में एक बार जब कोई चीज टेस्ट कराते हैं, क्योंकि उसी से पता चलता है सर, तो सीधे डॉक्टर की बात मानी जाए या फिर DIP डाइट करनी चाहिए जिससे कोई बेनिफिट हो? देखिए, बड़े क्लियर शब्दों में बोलता हूँ, डॉक्टर की बात कहीं मत मानिए, एलोपैथिक डॉक्टर। और अगर कोई एलोपैथिक डॉक्टर सुन रहे हैं तो मैं तो एक चैलेंज दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कोई भी एक एलोपैथी दवाई आप मुझे दिखा दो, कोई भी एक, बोल रहा हूँ, जिससे कोई भी एक बीमारी पूरी नहीं थोड़ी बहुत ठीक होती हो, ऐसा कोई एविडेंस अगर है या ऐसा कोई इंसान है जो ठीक हो गया हो उस दवाई से, तो आप दिखा दो। राइट। क्या डायबिटीज की दवाई से डायबिटीज ठीक हो जाती है? आप बोलते हो कंट्रोल हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है तो दवाई क्यों बढ़ाते रहते हो? राइट। बीपी की दवाई से बीपी किसी की ठीक हुई आज तक? जितने सारे एंटीबायोटिक्स हैं, अगर बोलते हैं उससे एंटीबायोटिक से कुछ के बैक्टीरिया जो हार्मफुल बैक्टीरिया मर जाते हैं, 2016 से पहले जितने एंटीबायोटिक दुनिया में हैं वो सारे के सारे ऑब्सोलीट हो चुके हैं, क्योंकि वो सारे बैक्टीरिया गॉट म्यूटेटेड अगेन। तो अब जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो है दुनिया में है, तो आपको जब भी कोई बीमार करता है बैक्टीरिया तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, ये प्रूव हो चुका है, क्योंकि बैक्टीरिया एंड वायरस दे कीप ऑन म्यूटेटिंग देमसेल्फ। आपने एंटीबायोटिक बनाया, एंटी यानी उनको मारने के लिए, बैक्टीरिया ने अपने को नया चेंज कर लिया। अब उस जिस स्पीड से वो चेंज कर सकते उस स्पीड से आप एंटीबायोटिक नहीं बना सकते, और बन भी नहीं रही पिछले कुछ सालों से। राइट। तो एंटी वायरल जिसे बोलते हैं, एंटीवायरल मेडिसिन, राइट, तो उसकी टेक्नोलॉजी देख लो, जितनी देर लगेगी बनाने में उसमें उतने में वायरस की एक प्रवृत्ति है वो हजारों बार म्यूटेट हो चुका होगा। वो यूं कि मान लो आपके सामने भालू आ रहा है, आपने बंदूक जब तक उठाया उसको मारने के लिए एम किया, भालू एक मच्छर बन गया, तो बंदूक से मच्छर को मारने के लिए से मारूंगा, तब तक हाथी बन गया, वो म्यूटेट हो गया। तो हाथी को उस वाले औजार से नहीं मार सकते आप। तो जिस स्पीड से आप नया हथियार पकड़ोगे उससे कई गुना स्पीड से तो म्यूटेट हो रहा है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो ऐसा समझता है, चाहे वो साइंटिस्ट हो चाहे डॉक्टर हो, गिव मी वन ड्रग विच कैन क्योर एनी वन डिजीज, नॉट कंप्लीटली, इवन पार्शियली, राइट, 1% ही ठीक कर दे कोई बीमारी। क्या ट्यूबरकुलोसिस की दवाई से ट्यूबरकुलोसिस ठीक हो सकती है? थोड़ी बहुत भी ठीक हो सकती हो, कोई हुआ है, राइट। तो चाहे इन्फेक्शियस डिजीज हो चाहे वो लाइफस्टाइल डिजीज हो, अगर आप ऐसा साबित कर पाए, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, राइट। सो वो एक ओपन चैलेंज हो सकता है, दोबारा द प्लूरल्स में आ सकते हैं, जैसे आप बैठे हो बैठ सकते हैं, वी कैन हैव अ डिबेट, राइट। आपने एविडेंस लाके दो, मैं अपना एविडेंस दूंगा, राइट। तो डॉक्टर की बात कभी मत मानिए, दैट इज प्रॉफिट सेंट्रिक, दैट इज नॉट पेशेंट सेंट्रिक। जिन्होंने मानी है, क्या उससे वो ठीक हो गए हैं? क्योंकि जब आप बीमार पड़ते हैं, हमारी कुदरती हमारा बॉडी भी फाइट बैक करता है, और इट टेक सम टाइम। उस दौरान आप मंदिर में जाओ, घंटी बजाओ, राइट, आप कोई हवन करो, या आप डॉक्टर के पास चक्कर लगाओ, बॉडी अपना काम कर रही है, या तो आप ठीक हो जाएंगे या मर जाएंगे। अगर तो ठीक हो गए तो बोलेंगे वो जो डॉक्टर की दवा थी वो काम आ गई, और अगर कहीं मर गए तो बोलेंगे बीमारी से मर गए, ये नहीं बोलेंगे डॉक्टर की दवाई से मर गए। तो इस तरह का एक नैरेटिव बना दिया गया है। तो इस नैरेटिव का फायदा उस डॉक्टर को होता है कि या तो वो ठीक हो गया या मरेगा, दो ही चीज हो सकता है। तो ठीक हो गया तो दवाई नहीं ठीक करती, और मर गया तो अपने किस्मत से अपनी बीमारी से मर गया। दैट इज व्हाट इज द नैरेटिव। बल्कि होता इसका उल्टा है। इन दवाइयों का अक्सर साइड इफेक्ट इतने भयंकर होते हैं, जिस बीमारी के लिए आप गए थे उससे ज्यादा भयंकर उस दवाई के साइड इफेक्ट। जो लोग दवाई लेते हैं उनको 2 बार ठीक होना पड़ता है। एक तो वो बीमारी से ठीक होना पड़ता है जिसकी वजह से वो गए थे डॉक्टर पास, दूसरा उनको ठीक होना पड़ता है उन दवाइयों के साइड इफेक्ट से। सो क्लियरली डोंट गो बाय द डॉक्टर्स, उनके पास ऐसी कोई दवाई है नहीं, और अगर है तो चैलेंज इज ओपन टू यू, राइट। चैलेंज में जरूरी नहीं कि डॉक्टर को ही आना है, आप में से कोई भी जो लिटरेट है एंड यू थिंक दैट यू कैन टेक अप दिस चैलेंज, तो डिग द मॉडर्न मेडिसिन एविडेंसेस, राइट। इसे तो मॉडर्न मेडिसिन बोलते हैं ना, एविडेंस बेस्ड। तो एविडेंस बेस्ड को देखो तो सही, आप सिर्फ अखबार पढ़ते हो, लेकिन वो एविडेंस बेस्ड तो जर्नल में है ना, तो उसको देखो, जो मेडिकल टेक्स्ट बुक है उसको देखो, उसमें से आप कोई एक दवाई निकाल दो। आप अपने आसपास के डॉक्टर जो आपके फेथफुल हैं उनको पूछो कि ऐसी एक दवाई बता दो, ये एक बंदा चैलेंज कर रहा है ना।
तो कोई नहीं सामने आने वाला, ना कोई सामने आया अब तक। तो दैट इज अ प्रूफ कि एक धंधा तो चल ही रहा है उनका, राइट। हम 1947 से पहले अंग्रेजों की गुलाम थे, अब अंग्रेजी दवा की गुलाम है ना। तो चल रहा है, वो चल रहा है बिकॉज यू आर नॉट अवेयर, यही है। जैसे सर आप कहते हैं कि दिस वन थिंग कॉल्ड एज हिपोक्रेटिक ओथ, जिसमें कि हम कोई भी डॉक्टर किसी को मना नहीं कर सकता है। बट अनदर थिंग दैट I have spoken to a lot of doctors when they say कि never get any personal relationship with the patient. Do not feel personally with them. Do not have any kind of sympathy for them. But on the other hand, when I read about you, आपने कई दफा ऐसा बोला है कि आपके पास कोई आता है तब आप सोचते हैं कि ये मेरा बेटा हो सकता था या ये मेरे पेरेंट्स हो सकते थे। Where does the difference lie आपके हिसाब से? देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि लव एंड कंपैशन दैट हील्स, राइट। लव एंड कंपैशन, किसी को अगर प्यार से बात करेंगे तो उसकी हीलिंग इफेक्ट शुरू हो जाएगी। याद कीजिए वो समय 2020 का कि क्वारंटाइन कर देते हैं, है ना। किसी को अलग थलग कर दीजिए, तो हेल्दी से हेल्दी इंसान को अलग थलग कर दीजिए तो थोड़े दिन में वो बीमार पड़ने लगेगा। ये एक ह्यूमन टच, राइट, दैट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हीलिंग। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि नासा के साइंटिस्ट जब ये स्पेस क्राफ्ट में एस्ट्रोनॉट को भेजते हैं, एशिया का जो पहला एस्ट्रोनॉट है जो पहली बार स्पेस में एशिया में गए, एशियन कॉन्टिनेंट में, उनका नाम है लेफ्टिनेंट, वो तो इंडिया के हैं, उससे भी पहले जो गए लेफ्टिनेंट जनरल फैम थुन, राइट, वियतनाम के, वो मेरे मित्र हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने इस पे रिसर्च किया कि एस्ट्रोनॉट जब बाहर जाते हैं और इंसानियत से दूर हो जाते हैं, दे स्टार्ट बिकमिंग सिक, राइट। इसलिए उनको जल्दी आना पड़ेगा। ह्यूमन टच इज इम्पॉर्टेंट, राइट। ह्यूमन टच, ह्यूमन इमोशन नहीं होंगे तो पर्सन बिकम्स, दे स्टार्ट डाइंग, राइट। तो ये तो साइंटिफिक है, राइट। तो इसका विपरीत जो आप बोल रहे हैं कि पेशेंट से कोई इमोशन मत रखो, सही बात है। उसको जब पता है कि जो मैं दे रहा हूँ उसको नुकसान होने वाला है तो इमोशन नहीं रखेगा, तभी वो दे पाएगा। उसको बोल रहे हैं कि हम सर्जरी कर देंगे और 5 लाख रुपए लाओ, पता है उसकी हालत ख़राब है, तब भी पैसे से हालत ख़राब है, वो ये तभी बोल पाएगा जब वो इमोशन नहीं रखेगा। तो ही इज़ एजुकेटेड इन ए वे। आप देखो ना, ये जो 5 साल की पढ़ाई होती है, वो पढ़ाई तो ड्रग की होती है, कौन सा ड्रग देना है। वो इस चीज़ की नहीं होती कि इंसान को हेल्दी कैसे बनाया जाए, उसकी नहीं होती, न्यूट्रिशन की नहीं होती, बॉडी का साइंस कैसे काम करता है, बिल्कुल नहीं होती ही नहीं है तो आप बता दो कौन से चैप्टर में कहाँ पे है ही नहीं। उनको ये बोलते हैं कि ये ड्रग्स है, ये ड्रग कितने डोज में आपको देना है। इंसान अगर मर जाता है तो उसका व्यापार नहीं हो सकता, इंसान अगर हेल्दी है तो भी नहीं हो सकता। इंसान बीमार रहते हुए जिंदा कैसे रहे, दैट इज़ व्हाट इज़ द पढ़ाई, राइट। तो उस पढ़ाई के तहत उनको ये बोलना होता है कि आप इमोशन मत रखो, एम्पैथी मत रखो, सिंपैथी मत रखो, आप उसको एक कस्टमर मानो, राइट। आप इसको एक प्रोडक्ट मानो, राइट। और वो मानेंगे तभी आप इस लीथल सॉल्यूशन, लीथल सो कॉल्ड सॉल्यूशन को उन तक ऑफर कर सकते हैं। दैट इज द ट्रुथ, राइट। और ये जो मैं बोल रहा हूँ, आई एम श्योर दैट द ऑडियंस एबल टू रिलेट। आप किसी नेचुरोपैथ के पास जाएंगे, आयुर्वेद के पास जाएंगे, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो देखेंगे वो बहुत ज़्यादा बात करेंगे, आपको समझाएंगे। लेकिन व्हेन यू इंडल्ज इन एलोपैथिक डॉक्टर, ही विल गिव यू 1 मिनट, राइट। वो जैसे ही आपको देखेगा, उसके देखने का स्टाइल ही ऐसा होगा, आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे उनको, ना। तो ये इशारा से बताया जाता है कि भाई यू आर नथिंग टू अस, राइट। ऐसे इंसान के पास जा रहे हैं जो जिसके लिए आप कुछ इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो आपको कैसे हील कर सकता है। एक बच्चा रोता है काफी ज्यादा, राइट, कोई भी उसको चुप नहीं करा पा रहा है, जैसे वो माँ के गोद में आता है रोना गायब हो जाता है ना उसका, राइट। 1 सेकंड में गायब हो जाता है, हंसने लगता है। तो इमोशंस, लव, कंपैशन, इसको अगर हटा देंगे, इसको काट देंगे तो इंसानियत में बीमारियां आती हैं, इसको जोड़ लेंगे, इंसान ठीक होने लगता है। ऑल्सो सर, अभी आपने जैसे ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में बात करी तो एक नया टर्म बना था विच इज कॉल्ड एज सोशल रिसेशन, जो कि कोविड के टाइम पे 2020 के बाद काफी फेमस हुआ था बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड स्टफ। अनदर थिंग सर जो मैंने आपके बारे में देखा कि कोविड में आप बहुत स्टॉन्चली, लाइक वन ऑफ द वेरी फ्यू इंडियंस अगर मैं बोलूं, कि आपने एकदम से बोल दिया था कि कोविड इज नॉट दैट ह्यूज जितना बनाया जा रहा है, एंड विच वॉज वेरी, आई रेड ऑल द जर्नल्स दैट यू नोटेड ऑल्सो। उसमें एक और था कि इट इज नॉट अ कंसेंशुअल इंटरैक्टिव डिजीज, जो कि मतलब बाकी सारे जैसे इबोला हो गया या अनदर कंसेंशुअल डिजीजेस। इसमें सर जो कि एक प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखी गई है कि सेकेंड वेव में काफी सारे लोगों को फर्स्ट वेव से ज्यादा इफेक्ट हुआ था। व्हेन पीपल डाइड आल्सो देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। आपको क्या लगता है व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट वेव एंड द सेकंड वेव? देखिए, पहले तो कोई वेव था ही नहीं। मैं आपको इसको याद दिलाता हूँ। याद कीजिए 2020 जनवरी का महीना था, टीवी में आपने वुहान का कुछ वीडियोस देखने लगे, चाइना से वीडियो देखने लगे। जिनकी उम्र जितनी भी है, याद कीजिए पूरे अपने लाइफ में कभी भी चाइना के अंदर क्या हो रहा है उसका एक भी आपने कभी सीन देखा अपने टीवी में? चाइना का कोई जर्नल हो जो इंग्लिश में देखा आपने? नहीं।
चाइना में कभी कोई टूरिज्म देखा आपने? चाइना में गूगल है क्या? उसमें फेसबुक है क्या? उसमें व्हाट्सएप है क्या? चाइना एक क्लोज कंट्री है, उसके अंदर क्या चल रहा है, क्या घपला चल रहा है, वो दुनिया को नहीं बताती। इसीलिए ना तो उनका फेसबुक है, उनका अपना फेसबुक है जो ना तो बाहर आता है ना बाहर के फेसबुक से वो जुड़ता है। तो चाइना के वो इस तरह से एक कन्फाइंड कंट्री है कि वो उसके अंदर क्या चल रहा है दुनिया को ना पता चले। एक ऐसा देश जो अपने अंदर क्या चल रहा है कभी नहीं बताना चाहता, वो अचानक अपने लाइव वीडियोस दिखाने लगता है, देखो यहाँ पे लोग मर रहे हैं, वहाँ पे लोग मर रहे हैं। तो ये थोड़ा सस्पिशियस नहीं है कि अचानक कैसे दिखा रहा है, नंबर वन। और उससे आपका माइंड मेकअप कर रहे हैं कि ये एक नई बीमारी आ रही है। तो वो एक टीवी में जैसे मान लो एक मूवी देख रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं, लेकिन मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि भाई ऐसा आपके साथ भी होने वाला है, राइट। तो कि जो इवेंचुअली आपने देखा। मैंने किताब रिलीज की कोरोना षड्यंत्र से समाधान तक, ये 2020 अगस्त में रिलीज की। इस किताब में आप देखेंगे कि जिस दौरान हमारा लॉकडाउन था उसी दौरान वुहान के अंदर 40,000 लोगों का कॉन्सर्ट था। 40,000 पीपल इन वन स्टेडियम कंसर्ट वुहान के अंदर ही, राइट। कोई मास्क नहीं, कुछ नहीं, नो सोशल डिस्टेंस व्हाटएवर, राइट। वो कंसर्ट की फोटोज मैंने डाली विद ऑल द लिंक्स, राइट। तो दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए प्री प्लान तरीके से वो आपके दिमाग में डाल दिया, दिमाग भर गया। अब मीडिया ने वो दिखाना शुरू कर दिया और फिर हर साल बुखार आता है। अभी भी कई लोग बुखार में पीड़ित हैं, बुखार जुकाम, हर जुकाम हर बुखार को बोल दिया कि भाई ये तो कोरोना है फॉर एग्जाम्पल, और उसको क्वारंटाइन करना है। आप किसी को बोले चीखते कि भाई ये तो बुखार नहीं है कोरोना है, आपको क्वारंटाइन करना है, वो तो जैसे किसी को बोलते हैं आपको कैंसर हो गया, चाहे वो झूठी बोलो, तो एकदम से उसका तो आधी हेल्थ तो वहीं चली जाएगी, आधी जिंदगी वो उसका जो उसकी स्पिरिट वहीं खत्म हो जाती है, राइट। तो एक डर का माहौल फैलाया है। याद कीजिए वो पीपी किट जिसे बोलते हैं, कितना भूत की तरह लगता है। क्या आपको लगता है लॉजिकली, आपने अगर 8वीं पढ़ी है, कि क्या वायरस को इस तरह से रोका जा सकता है, मास्क पट्टी से रोका जा सकता है? अगर आपने 8वीं पढ़ी है, क्या आपको पता है कि डेड बॉडी जो होती है वो बोल नहीं सकता, सूंघ नहीं सकता, ब्रीथ नहीं कर सकता, क्या उससे इन्फेक्शन स्प्रेड होती है? 8वीं की क्लास अगर आपने पढ़ी है, डेड बॉडी लाइक स्टोन, इट कैन नॉट स्प्रेड एनीथिंग। लेकिन उस वक्त आपने देखा कि डेड बॉडी को नहीं देंगे, कोई देखेगा नहीं, उसको हम खुद ही उसको डिस्पोज कर देंगे, ये सब चीज़ तो आप मान भी गए। तो वो मान गए, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो फिर भी लॉजिकल है कि उनको कुछ नहीं पता चल रहा, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो ही मान गए, राइट। तो अब आप अगर इफ यू गो बैक तो यू नो कि भाई ये कितना मजाकिया हो रहा था। रहा सवाल कमिंग टू फर्स्ट वेव एंड सेकंड वेव। फर्स्ट जिसे वेव बोला जाता है उसमें लोग फिर भी नहीं डर रहे थे, वो मस्ती ले रहे थे, मजे ले रहे थे, चलो भाई घर में बंद करने, नौकरी पैसे आ रहे हैं और घर में बंद थोड़े दिन मिल रहा है आराम से, टीवी में जो भी देख रहे हैं जैसे एक हॉरर मूवी की तरह देख रहे थे, बट उनके अंदर उतना डर पैदा नहीं हो पा रहा था। फिर क्या खेल खेला कि भाई एक मेडिसिन लॉन्च कर दिया, रेमडेसिविर, दैट वाज बैंड ऑलरेडी, क्योंकि उसको लगाते ही इंसान या तो बहुत बीमार पड़ जाता है, मर जाता है, इसीलिए बैन है। आप गूगल कीजिए थोड़ा सा, इसका इतिहास देखिए। तो उसको ऐसे लॉन्च कर दिया जैसे कि अमृत आ गया, इसको लगाते ही इंसान ठीक हो जाएगा। और जो भी खांसी जुकाम बुखार से आता या जो भी किसी तरह से हॉस्पिटल किसी और वजह से आता, तो पहले तो आपका कोरोना टेस्ट होगा, उसमें पॉजिटिव आ ही जाना है, उसका एक अलग खेल है। अब उसको हम रेमडेसिविर देंगे ही देंगे, पहले इसका इलाज करेंगे, हार्ट अटैक का इलाज बाद में करेंगे, जिसके लिए आया है पहले तो इसका इलाज करेंगे। रेमडेसिविर ज्यादा डोज में देंगे तो इंसान विल डाई, दैट्स व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ रेमडेसिविर। और जब वो देने लगे लोगों को, लोग मरने लगे, लिटरली गए अपने पैर से चल के, और अगले दिन खबर आई कि वो मर गया। ऐसे तो आपने देखा। तो और जब वो ये पोल खुलने लगी कि रेमडेसिविर से डेथ हो रही है, तो रेमडेसिविर को उसी तरह बैन कर दिया चुपचाप, जिस तरह से अभी कोविशील्ड को बैन कर दिया, जब पोल खुल जाती है तब। लेकिन दिमाग में लोगों को ये बैठा हुआ, जैसा आप पूछ भी रहे हैं कि वो सेकंड में इतने लोग क्यों मरे। हालांकि मैं पहले भी अपने कई वीडियोस में बताता रहता हूँ, लेकिन अक्सर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि क्यों मरे वही जो हॉस्पिटल गए। घर में बैठा हुआ इंसान नहीं मरा, कोई मरा ही नहीं। जो डर के मारे घर बैठ गया, या जिनको सो कॉल्ड वो बेड नहीं मिला तो घर पे रह गया, वो नहीं मरा। उदाहरण के तौर पे उस वक्त हमारा भी कोविड सेंटर था, देश का सबसे बड़ा, 1100 बेड का, अहमदनगर में। तो लेकिन फॉर वी कॉल इट ए फ्लू सेंटर। वहाँ पे ना तो ऑक्सीजन सिलेंडर था, ना तो वेंटिलेटर था, ना दवाइयाँ, पैरासीटामोल तक नहीं था, और फ्री का था। तो जिनका पैसे नहीं होते थे तो हॉस्पिटल से उनको, अब पैसे खत्म हो गए, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के उनको सीधे गाड़ी एम्बुलेंस हमारे कोविड सेंटर में था। तो तब हमारे वहाँ के स्टाफ ने पूछा, डॉक्टर ने पूछा कि भाई इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं जिनकी हालत खराब है, तो ले इनको। मैंने एक ही रूल बताया कि अगर जाओ एम्बुलेंस के अंदर, देखो अगर पेशेंट का पल्स चल रहा है तो ले लो, जिंदा है तो ले लो, एक ही रूल, ठीक है ना। और अब को जान के खुशी होगी, 60,000 पेशेंट्स आए, अलग अलग शहरों से, अलग अलग स्टेट से भी आने लगे। जब उनको फेमस होने लगा ये, 60,000 में से एक भी नहीं मरा, नॉट अ सिंगल डेथ, एक भी डेथ नहीं।
आयुष मिनिस्ट्री ने खुद इस पर ऑब्जर्वेशन स्टडी किया, वहाँ पे अपने डॉक्टर लगाए, हो गया रहा है यहाँ पे, ना तो कोई मास्क पहन रहा है, ना तो कोई सोशल डिस्टेंस, वो तो छोड़ी दो, हमने वहाँ पे माहौल बनाने के लिए शादियाँ भी रचाई है ना। एक कपल दे वांटेड टू गेट मैरिड, उनको हॉल नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने प्रपोज किया आपका तो इतना बड़ा है और बाराती भी यही पेशेंट बन जाएंगे। तो सोचिए उस टाइम पे बाराती भी मिली उनको और शादी भी रचाई हमने वहाँ पे, डांस भी कराया उनसे, राइट। तो ये सारा कुछ हुआ जब लोग अपने रिश्तेदारों को, माँ बाप को छूने से डर रहे थे, जिनको सो कॉल्ड कोविड हो गया, उनके बॉडी को देखने से डर रहे थे, तब हमने ये कराया। तो आयुष मंत्रालय ने देखा कि भाई ये क्या, भाई जो उल्टा सीधा हो रहा है, जो हम बोल रहे हैं उसको उल्टा ही कर रहे हैं। तो उन्होंने 3 महीने वहाँ पे ऑब्जर्वेशन स्टडी किया और उनका रिजल्ट भी दिया उन्होंने। विश्वरूप.com/आयुष में जाके रिजल्ट पढ़ सकते हैं स्टडी का, कि ना तो एक मरा, ना ही कोई साइड इफेक्ट हुए, और 3 से 7 दिन में सब ठीक हो गए, एंड एवरीबॉडी इज फाइन, ना ही कोई दवाई का हमने उपयोग किया। तो अगर तो ये फर्स्ट वेव सेकंड वेव था, तो हमारे 60,000 क्यों नहीं मरे, उनमें से हमारे डॉक्टर्स क्यों नहीं मरे? उनको अलाउड ही नहीं है कि भाई आप पट्टी लगाओ, अलाउड ही नहीं था कि जैसे ही कोई पेशेंट आएगा उनको हक करना है, उनको हाथ मिलाना है, पहला मील उनके साथ बैठ के खाना है, राइट। उस वक्त के वीडियो मैं आपको भेजूंगा हमारे सेंटर के, आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो तब लोगों की आंखें खुली, लेकिन साथ साथ हमारे चैनल्स ब्लॉक भी होते गए ताकि ये फैले ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सबूत तो अभी भी है, वो 60,000 लोग आज भी जिंदा है, वो हमारे ऑफिस में उसके डेटा है। कभी कोई किसी को शक होता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वो यहाँ आ जाए, और उन 60,000 लोगों के फोन नंबर सब कुछ हमारे पास इंटैक्ट है। आप रैंडमली फोन करके देख लो, आप अपना कोई अगर हेल्थ मिनिस्ट्री वो आके जांच करके देख ले। तो वो एक झूठ फैलाया गया था आपको डराने के लिए, डराने के उसमें आपने 2 खुराक भी ले लिए, और अब आपको पता चल रहा है कि ये खुराक से अब लोग मर रहे हैं। हालांकि हमने तब भी बोला था कि ना तो वो सच है और ये खुराक से आपको बचाया जा रहा है, जब वो वही सच नहीं है। छोटा बच्चा, जब छोटे बच्चे ने शरारत करता है ना, डैडी बोलते हैं वहां मत जाओ, भूत है, वो डर भी जाता है। बाद में बड़ा होता है तो तब यार वो तो मुझे बुद्धू बनाया गया था, तो वो बुद्धू बन गए, आप पूरी तरह बुद्धू बन गए, लेकिन एट ए कॉस्ट। आपने अपनों को खोया, अपना जो एक व्यापार है उसको खोया, राइट, ये खोया। और अब खुद भी अगर तो आप जिंदा हैं तो वो जो 2 खुराक लिया है, आप उसका साइड इफेक्ट झेल ही रहे हैं, यू आर अंडरगोइंग ऑल दो साइड इफेक्ट्स। तो बहुत कुछ खो लिया आपने। एब्सोल्युटली सर। जब हम कोविड के बारे में बात करते हैं तो एक चीज जो कि अभी बहुत ज्यादा फेमस और बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, दैट इज द वैक्सीन। अदर देन एवरीवन, अमेरिका में हम जैसे बात करते हैं, यूरोप में ऑल अमेरिकन सोसाइटी फॉर एंटी वैक्सीनेशन यूरोप में है। ऐसे इंडिया में काफी सारे लोगों ने ये चीज देखी है कि वैक्सीनेशन से उनको बहुत दिक्कतें हुई हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर्स लाइक एलोपेशिया, हार्ट प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। काफी कम लोग सर वैक्सीन के बारे में इसको पर्टिकुलरली पर्टेनिंगली बोलते हैं कि हाँ ये वैक्सीनेशन की वजह से हुआ है। यू आर वन ऑफ द मोस्ट एस्टीम्ड सेलिब्रिटीज जहां पे वो कह रहे हैं कि ओके दिस वाज बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? डरपोक लोग हैं, ज्यादातर तो बोलना चाहिए डॉक्टरों को, क्योंकि उन्होंने ही बोला था लगाने को, लेकिन डरपोक है। उनको ये है कि अगर हमने बोल दिया तो सारा जो डॉक्टर लॉबी हमारे अगेंस्ट हो जाएगी, इसलिए चुप बैठ जाते हैं। तो ये एक आश्चर्यजनक बात है कि कोई बोलने को तैयार नहीं होता, जबकि सच्चाई तो यही है, लेकिन उससे नुकसान उन्हीं सबको हो रहा है, राइट। तो डॉक्टरों ने खुद भी लगाया तो उनको भी नुकसान, कई सारे मरे भी हैं उसके बाद, और जो नहीं मरे हैं वो हालत ख़राब है उनकी। तो ये एक प्रेशर है, किसी का नौकरी जाने का प्रेशर है जिसकी वजह से कुछ लोगों ने लगाया, डॉक्टरों को अपना जो एक फर्टिलिटी को खोने का प्रेशर है। और याद कीजिए 1947 से पहले बहुत सारे लीडर्स हुआ करते थे, भगत सिंह हुआ करते थे, राइट, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जो देश के हित में वो बोलते थे बिना डरे। लेकिन अब अगर देखें तो उस तरह के लोग बहुत कम है या ना के बराबर है। तो तब भी मुट्ठी भर थे तब भी, लेकिन उन्होंने जागरूक कर दिया था, तो एक बार फिर से जागरूक होने की जरूरत है। आप अभी भी गुलाम हैं, ये मॉडर्न मेडिसिन की गुलामी है। तब गुलामी की चेन से लोग बांध देते थे, जेल में बंद कर देते थे, अब गुलामी है आपके अंदर ही जड़ डाल दिया, ठीक है, कब तक पड़े कुछ पता नहीं। तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि कोई बोलता नहीं है, और क्योंकि जब कोई बोलता है, जैसे मैं बोलता हूँ, तो उनके ऊपर केस वगैरह, पुलिस केस, कोर्ट केस वो चल जाते हैं, और फिर उनको मीडिया के माध्यम से उनको डिस्क्रेडिट किया जाता है। आप अगर देखें मेरा विकिपीडिया, आप जाकर देख लो, मेरा विकिपीडिया ने मेरे बारे में जो लिखा है, आप देखेंगे जो भी कुछ लिखा है वो सत्य नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 32 किताबें लिखी हैं, मेरी एक भी किताब मैंने खुद पब्लिश नहीं की, देश दुनिया के बड़े पब्लिश नहीं किया, लेकिन उसमें क्या लिखा, सेल्फ पब्लिश्ड, है ना। तो इस एक एग्जाम्पल से मेरे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड्स हैं। तो जो उपलब्धियां हैं उसको हटा दो,
और नहीं तो चीज़ों को इस तरह से पेश कर दो कि तीसरे आदमी को लगे कि भाई ये तो एक डिस्क्रेडिटेड आदमी है। और मुझसे पहले भी नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट ल्यूक मोंटेगनर, राइट, उन्होंने भी बोला। तो लेकिन जब बोला तो उनको भी विकिपीडिया देख लो, ठीक है ना। तो जिन जिन ने आवाज़ उठाई, या तो आम जनता है तो उनकी कोई सुनता नहीं है, या जिनकी कोई सुन सकता है तो उनको डिस्क्रेडिट कर दो, क्योंकि ये जो सारा तंत्र है वो दैट इज बीन टोटली कंट्रोल्ड, राइट। तो जैसे ये वीडियो चल रहा है, हमने इतना सारा डिस्कशन कर लिया, आई होप कि ये वीडियो चले, चांसेस है कि इसको भी उड़ा देंगे, ठीक है ना। तो ये दिस हाउ इट इज बीइंग कंट्रोल्ड, मैनेज्ड। तो इसमें तो ये है कि जनता की अवेयरनेस, जनता की आवाज़ उठाना, ये सारा चीज़ ज़रूरी है। अगर आप जिंदा हैं तभी तो कुछ डर के फ़ायदा क्या है। आप डर के अपने 2 खुराक भी लगा लिया, आप मरने को तैयार हो गए, मरने से बड़ा तो कोई डर होता नहीं है। अब जब मरने ही वाले हैं तो लड़के मरो, राइट, कुछ करके मरो। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जितना आप डरेंगे, जितना आप चुप रहेंगे, वो नुकसान आप ही का होना है। So one thing I've understood with your graph of life is that you are against mafia, whether it comes to animal meat industry mafia, whether it comes to allopathy mafia, whether it comes to surgical heart related or dialysis as you say. The other mafia जो कि मैंने एक बार चीज पढ़ी is your case with Karan Johar. वो what is that? I बिल्कुल, क्योंकि मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया what was that case. देखिए, उस वक्त 2007 की बात है, मैं और आपके पिताजी अजीत जी हम लोग साथ थे। हमारी दूसरी मूवी थी वो, कभी अलविदा ना कहना। ये टाइटल हमने रजिस्टर किया, उसके गाने हमने बनवाए, कुमार शानू वाज द सिंगर, ठीक है ना। और उसके ऊपर शूटिंग के लिए बात चल रही थी। तो उसके बाद कभी अलविदा कहना का प्रोमोज आने शुरू हो गए, करण जौहर वाला। तो हमें लगा ये नाम तो हमारा रजिस्टर्ड है, तो दैट वाज अ कोर्ट केस। सिंपली हमने अपना नाम को क्लेम किया, उन्होंने अपने नाम को क्लेम किया। हम लोग आपस में जानते नहीं करण जौहर कौन है, अदरवाइज, या वो हमें नहीं जानते। तो दैट वाज अ कोर्ट केस, दैट वाज अ लीगल बैटल। कोर्ट ने बोला कि अगर आपकी मूवी तैयार है फिर हम नाम आपको दे देंगे, और अनफॉर्चुनेटली हमारी मूवी तैयार नहीं थी, शुरू किया हमने। तो दैट वाज अ कोर्ट केस ओनली, नथिंग मोर देन दैट। फिर उनके हक में चला गया, बिकॉज कोर्ट ने बोला अब दे दो मूवी, which we could not produce, we could produce only the song, right? तो चलता रहता वो तो। Thank you so much, sir. One last question I want to have is about hymns. What is your ideology? What is your vision and mission for the country with hymns? देखिए, हिम्स का मतलब है हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेस। हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट मतलब ट्रेनिंग सेंटर। हिम्स एक हॉस्पिटल ही नहीं है, हिम्स एक ट्रेनिंग सेंटर भी है। वहाँ पे अगर आप कभी आएँ, आप देखेंगे जितने पेशेंट आते हैं, पेशेंट अगर ज़्यादा सिक है तो उसके जो केयर टेकर है उनको हम हर दिन 2 घंटे की ऑन एवरेज ट्रेनिंग देते हैं कि हम जो भी हम इलाज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, साइंटिफिक एविडेंस क्या है। इस तरह से हम ट्रेन कर रहे हैं कि ताकि वो घर जाने के बाद उस तरह की प्रॉब्लम के लिए दोबारा हमारे पास या किसी के पास ना जाएं, खुद ही अपने आप को अपना एक पोर्टेबल हिम्स घर पे ही खोल लें। तो जब हिम्स नहीं था तो लोग बोलते थे कि यूट्यूब में और ऐसे भाषण देने से तो देना तो बड़ा आसान है, अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट आ जाए उसको ठीक करके दिखाओ, ऐसा इस तरह के कमेंट आते थे कि सिर्फ आप अपना एक वो कर रहे, आप कुछ करके दिखाओ। तो फिर हमने सोचा कि चलो एक हिम्स ग्रुप ऑफ 20 हॉस्पिटल्स हमारे देश में, और यहाँ पे आप देखेंगे 90% पेशेंट अपने टर्मिनली इल स्टेज पे आते हैं, आखिरी स्टेज पे आते हैं, और आखिरी स्टेज कैंसर, आखिरी स्टेज क्रॉनिक किडनी डिजीज, ये सब के आते हैं, उनको हम ठीक करके भेजते हैं। व्हील चेयर पे आते हैं उनको हम ठीक करके भेजते हैं, और पैरालिसिस पे पेशेंट आते हैं उनको ठीक करके भेजते हैं। तो हम एक मॉडल सेट करना चाह रहे थे या चाह रहे हैं कि आपको ये बताना कि ठीक करने, इलाज करने के और तरीके भी हो सकते हैं, वो बड़ा सिंपल हो सकता है बट पावरफुल भी हो सकता है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि लोग हमारे, मैं तो बोल रहा हूँ आपको कि हमारे हॉस्पिटल भी आने की ज़रूरत नहीं है। ये पहली बात तो, इफ़ यू आर सिक ऑफ एनी डिजीज स्टार्ट विद द DIP डाइट, और उसके बाद भी आप ठीक नहीं होते तो और भी हमारे प्रोटोकॉल्स हैं जो हमारे सोशल मीडिया में करेंगे तो मिल जाएगा। एंड स्टार्ट हेल्पिंग योर सेल्फ, क्योर योर सेल्फ, राइट। तो ये मैसेज को लोगों तक पहुँचाने के लिए अभी हम हिम्स के पोर्टेबल मॉडल गाँव में खोल रहे हैं। आप अगर कल आएंगे, 3 दिन का कैंप है वहाँ पे गाँव से लाडवा, यहाँ पे गाँव है एक, वहाँ से भी लोग आ रहे हैं कि उनको हम ट्रेन कर रहे हैं गाँव वालों को कि आप अपने वहाँ पे 4 कमरे लेके, फंडेड बाई गाँव वाले, 2 डॉक्टर्स लेके, चाहे वो डॉक्टर बाई पेशेंट हो, जिनको जानकारी हो बायोलॉजी थोड़ी बहुत, उनको हम ट्रेन करना शुरू कर दिया हमने। और सारे प्रोटोकॉल आप घर पे अपने ही उसमें रखो, सिर्फ मतलब गाँव वाले उसको चला रहे हैं हॉस्पिटल को, और गाँव वाले वहाँ पे भर्ती हो रहे हैं,
तो सारा कुछ इनबिल्ट, मतलब सेल्फ सफिशिएंट है ना। तो एक उदाहरण देना चाह रहे हैं कि बी योर ओन डॉक्टर, बी सेल्फ सफिशिएंट। अपने इलाज के लिए, अपने हेल्थ के लिए किसी और पे निर्भर होंगे तो लूटने का चांस ज्यादा है, जो आपने देखा भी है, राइट। जब भी आप एलोपैथी हॉस्पिटल जाते हो, मैं तो ये बोलता हूँ, आप यूं इमेजिन करो कि आप गब्बर गड्ढे में चले गए। अब गब्बर गड्ढे में जाएंगे, कुछ ना कुछ तो लूटना ही है। गब्बर तो बेचारा सिर्फ लूटेगा, ये तो भाई काट पीट करके वो हो सकता है आप वापस आए कि ना आए। हमने एक किताब में निकाली थी, मेरी जो पहली किताब थी, बाबा रामदेव ने इसको रिलीज किया था, हॉस्पिटल से जिंदा कैसे लौटे। पहले सुनते ही लोगों को हंसी आती है एक तो नाम से, लेकिन जब थोड़ा गहराई से सोचते हैं तो लगता बात तो सही है कि जा तो रहे हैं अपने पैरों पे, लेकिन आ रहे हैं या तो स्ट्रेचर पे आ रहे हैं, व्हील चेयर पे आ रहे हैं, या आ ही नहीं रहे वापस। ये सब हमने पिछले 4 साल में देखा। ये किताब आज से 12 साल 10 साल पहले लॉन्च किया था हमने, तो वो आज भी उतना सत्य है। तो सोल्यूशन क्या है? बी योर ओन डॉक्टर, और उसके लिए आप ट्रेनिंग लो। ट्रेनिंग जैसे ये जो हमने बातचीत की, इससे भी अपने कई सारे इनपुट मिले ही होंगे। तो हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने आप को एनरिच करो, so that you can help yourself whenever you are sick. Absolutely. One last thing, sir. Everyone says कि आयुर्वेदा या फिर कोई भी ऐसी एलोपैथी के सिवा चीजें प्रिवेंशन के लिए बेटर है, क्योर के टाइम पे आपको एलोपैथी जाना पड़ेगा। ये एक चीज है जो कि कॉमन डिस्कोर्स में है, तब तक सब चीजें वो ट्राई करेंगे और जब कुछ हो जाएगा तब वो विश्वास नहीं करते किसी और चीज पे। ऐसे लोगों के लिए व्हाट डू यू वांट टू से? देखिए, अभी तो उल्टा ही हो रहा है। हमारे हॉस्पिटल में आइए, सारा कुछ फेल हो गया, वो डायलिसिस पे आ गया, वो भी फेल हो रहा है, उसको ट्रांसप्लांट के लिए किडनी नहीं मिल रही, तब वो आते हैं, राइट। जब डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिया, अब ले जाओ उनको सेवा करो, तब वो आते हैं। अब ये एक तो उल्टा ट्रेंड शुरू हो गया, राइट, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग बोलते हैं कि क्योर के लिए एलोपैथी लास्ट रिजॉर्ट है या इमरजेंसी है तो एलोपैथी जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप हमारे हॉस्पिटल जाएंगे तो वो एक आप देख लेंगे, आपको दिख जाएगा कि इमरजेंसी है तो ऑप्शंस हैं। लेकिन आप भारत में, बाकी देशों में ऐसा ही है कुछ, जो हेल्थ बजट का 98% एलोपैथी को दिया जाता है, 2% आयुष को दिया जाता है, उसमें भी थोड़ा होम्योपैथी, थोड़ा नेचुरोपैथी ऐसे दिया जाता है। जिस चीज को ज्यादा बजट मिलेगा वही वाले हॉस्पिटल सारे जगह दिखाई देगा। जितने सारे तरह के इंश्योरेंस है, दैट इज ऑल प्रिविलेज्ड बाय द एलोपैथी ओनली। तो अगर यहाँ पे 4 हॉस्पिटल हो, आयुर्वेद भी हो, एलोपैथ भी हो, होम्योपैथ भी हो, नेचुरोपैथी भी हो, अब आप बीमार पड़ते हैं या अब आप इंजर्ड होते हैं तो आपके पास 4 रास्ते हैं जाने के। अब रास्ता ये खोला हुआ है तो दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, उसका बजट ही नहीं है, तो आप बोलेंगे ना ये आखिरी रास्ता है, क्योंकि है ही नहीं कोई रास्ता, राइट। तो इसलिए नहीं कि ये बेहतर है। अगर तो मैंने तो पहले ही आपको बोला, एविडेंस दिखा दो। आप बोलते हैं, मान लो कोई जख्मी हो गया, कार से जख्मी हो गया, हड्डियां टूट गई, तो दुनिया में जो सर्जरी का जो जनक कौन है? सुश्रुत, आयुर्वेद के जो जनक है ना, सुश्रुत ने सर्जरी का आविष्कार किया। तो आयुर्वेद में सर्जरी एक सब्जेक्ट, राइट। तो लेकिन वो लुप्त होती जा रही है, वो चीज खत्म होती जा रही है। ना तो वो हॉस्पिटल्स रह गए हैं, ना ऐसे डॉक्टर्स रह गए हैं, ना उनमें इतनी हिम्मत रह गई है, ना उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ना वो बजट है, ना ही वो इंश्योरेंस कवर है। तो इनके एब्सेंस में जब आप रखोगे, मान लो आप इलेक्शन चल रहा है, उम्मीदवार ही एक रखोगे, तो बोलोगे आखिरी रिजॉर्ट तो यही है, तो यही बोलोगे ना, क्योंकि उम्मीदवार ही वो इलेक्शन में जाएंगे तो आपको बटन एक ही दिखेगा, तो करोगे क्या? चाहो ना चाहो दबाना ही उसको है, अगर नहीं भी दबाएंगे तब भी ऑटोमेटिकली वही जीतने वाला है। तो वही वाला खेल है। बाकी अगर मैं बोलता हूँ, जहां भी आप हैं यहाँ पे, अगर आपको एक आयुर्वेद हॉस्पिटल में जाना है तो कहाँ है? आपकी नजर में है कहीं? जबकि गली 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 हॉस्पिटल एलोपैथी वाले खुल गए हैं, है ना। तो ऑप्शन ना रख के फिर बोलना कि ये लास्ट रिजॉर्ट है, तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। अदरवाइज आयुर्वेद में इमरजेंसी होती है। हमारा आयुर्वेदिक जालंधर में दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज, जिनका हमारा टाइप है, देश का सबसे पुराना आयुर्वेदिक कॉलेज, 125 साल पुराना। तो वहाँ जाके देखिए, तो वहाँ इलाज होता है, इमरजेंसी का इलाज भी होता है। हमारे हिम्स हॉस्पिटल लाके देखिए, कार्डियक अरेस्ट पे पेशेंट आ जाए, हार्ट अटैक का पेशेंट हो जाए, कोई लकवा मार के किसी को, राइट, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, हम इलाज करते हैं, राइट। किसी को अचानक फीवर आ गया, हम इलाज करते हैं। कोई अचानक बेहोश हो गया, हम इलाज करते हैं। तो इन सब के प्रोटोकॉल बने हुए हैं, और वो प्रोटोकॉल पब्लिक डोमेन में हमने एक किताब लॉन्च की अभी, प्रोटोकॉल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, POEM। ये किताब bishrup.com/POEM में जाएंगे तो ये किताब में 68 इमरजेंसी कंडीशंस में आप एलोपैथ को इग्नोर करके क्या कर सकते हैं ताकि आपके रिजल्ट और बेहतर आए। एलोपैथ जैसा नहीं, बेहतर, एविडेंस बेस्ड, राइट। तो लेकिन ये लोगों को नहीं पता। इन द एब्सेंस ऑफ दैट नॉलेज, कोई तो ये बोलेगा कि भाई और ऑप्शन क्या है, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पे 3 कैमरे लगाए हुए हैं, अगर एक ही कैमरे में बोलेंगे ये ऑप्शन क्या है, एक ही तो चीज है, तो ध्यान वहीं पे जाएगा फिर।
तो इस तरह से होता है. Absolutely. This was an amazing discussion with you, sir. So this was Dr. Vishwaroop Roy Chaudhary ji, a social entrepreneur, brand ambassador of alternate medicine in India. As I can say, alternate medicine as of now it will be really good. But I really hope one day, sir, जब लोग आयुर्वेदा, naturopathy, आपकी बताई हुई चीजों पे फोकस करें और एलोपैथी से थोड़ा बचने की कोशिश करें. आप कुछ बोलना चाहेंगे लास्ट में? या डेफिनेटली इट इज नॉट एन ऑल्टरनेट. मैं तो ये बोलता हूँ दिस इज द ओनली वे, है ना. उसका ऑल्टरनेट नाम देते ही दे दिया गया है, राइट, ताकि हम उसको एक ऑल्टरनेट की तरह सोचना शुरू कर दें कि ये तो कुछ अलग है ना. जबकि सबसे प्राचीन यही है और सबसे एविडेंस बेस्ड भी है, इंटरेस्टिंगली, राइट. और इसके एविडेंस बेस ना केवल आयुर्वेद के टेक्स्ट में है, बल्कि मॉडर्न मेडिसिन के जो मॉडर्न साइंस जैसे बोलते हैं उसमें भी उसके रेलेवेंट एविडेंस मिल जाते हैं. तो अब से आप ये बोलिए कि एलोपैथी इज ऑल्टरनेट मेडिसिन, राइट. चलो भाई, कभी कोई गोली खा भी लिया, ऐसे आप बोल सकते हैं. नींद नहीं आ रही, खा ही लिया, हालांकि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी बोलते हैं कोई शराब पी लिया, राइट, महीने में एक बार, तो इट विल नॉट हार्म मच. तो उस तरह से change the definition in your mindset. Let allopathy be called as alternate medicine. So for now, we'll be calling allopathy as an alternate medicine, and Ayurveda the only option that we actually have. Thank you so much, sir. It was a pleasure having you on our podcast. Thank you so much, sir. Thank you. I'm Dr. Vishwaroop Roy Chaudhary, and I hope that you like this discussion podcast. और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए. मैं उम्मीद करता हूँ कि आदित्य और ये द प्लूरस की टीम मुझे दोबारा मौका देगी इस प्लेटफॉर्म में आने का और आपसे जुड़ने का.